हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर प्रकाश विद्युत धारा। तो प्रकाश विद्युत धारा में मुझे लगता है बच्चों आपको बहुत मज़ा आया होगा। मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस चैप्टर को फील करके पढ़ा है और आपको बेहतरीन मज़ा आ रहा होगा। तो इस चैप्टर की 2 कक्षाएं समाप्त हो चुकी है। तीसरी कक्षा में हम पढ़ेंगे, फोटो में दिख रहा है आपको, इन भाई साहब का कोई लेना देना है, बहुत कुछ लेना देना है। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक मेरे हिसाब से, बाकी वैज्ञानिक की शक्ल आप जानते हो नहीं जानते हो पता नहीं, लेकिन इनकी शक्ल, इनके फोटो आपने कहीं बहुत कहीं सब जगह देखे होंगे। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक है ये, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने दिया था फॉर्मूला E बराबर mc²। E बराबर mc², मतलब प्रकाश पे इन्होंने बहुत ज़्यादा खोज करी थी, प्रकाश के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ में इन्होंने रिसर्च किया था। तो इन्होंने बताया था कि ऊर्जा और मास में क्या संबंध होता है। क्लियर? सारा खेल इनके दिमाग का था भाई, दिमाग का। हर कोई, देखो, इंसान साधारण होता है, पर वो जितनी मेहनत करता जाता है, कोशिशें करता जाता है, तो इन्होंने बहुत सारी खोजें की होगी। कोई एक फील्ड में नहीं रहे, 100 खोज की होगी तो 10 में सक्सेस हुए होंगे। क्लियर? 90 में इनको फेलियर मिला होगा। ऐसा नहीं है जिसमें हाथ डाला काम हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वही चीज़ है, कोशिशें करते रहना चाहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो विश्व के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका इस चैप्टर से बहुत कुछ लेना देना है जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हुआ कुछ यूं कि 1905 में, सुनिएगा ध्यान से, 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक की सैद्धांतिक पुष्टि, मैं यहाँ लिख देता हूँ, करने के लिए इन्होंने प्रकाश को क्वांटा से निर्मित माना। किससे माना भाई? 1905 में क्वांटा से निर्मित माना। वैज्ञानिक थे भाई, बहुत बड़े, कैलकुलेशन की होगी कुछ। इसी क्वांटा को बाद में कहा गया फोटोन। क्या कहा गया भाई? या फोटोन कहते हैं। तो फोटोन के बारे में अपने को पढ़ना है। और इसी के लिए उनको 1921 में, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में क्या मिला भाई? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला भाई? नोबेल पुरस्कार मिला। तो प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का इस चैप्टर में। तो इन्होंने इससे रिलेटेड एक समीकरण दी, आइंस्टीन समीकरण। कौन सी समीकरण? आइंस्टीन समीकरण, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये समीकरण है, ये आइंस्टीन साहब ने दी थी। E बराबर 5 प्लस के मैक्सिमम, या एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस के मैक्सिमम, ये मैं पहले बता चुका हूँ। क्लियर? तो जल्दी से वापस आते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने ये समीकरण दी थी। इसी समीकरण की अपने को विस्तृत से व्याख्या करनी है, विस्तृत से व्याख्या करनी है। क्लियर भाई? मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ना है, अगला टॉपिक। क्लियर? या इस आइंस्टीन साहब का प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़े, इससे पहले फोटोन के बारे में पढ़ ले, जिस पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो फोटोन क्या है? अभी अपन ने देखा फोटोन क्या है। तो प्रकाश को क्वांटा से निर्मित माना, या ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट से निर्मित माना।
ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट से निर्मित माना गया है, इन्हें ही क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्वांटा या फोटोन कहते हैं, कह सकते हो एक ही बात है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है पर आप एक ही मान के चलो कि ऊर्जा का सबसे छोटा जो पैकेट है उसको, छोटे छोटा पैकेट है उसको क्वांटा क्या या फोटोन कहा गया। मेनली अपन फोटोन की बात करेंगे, क्वांटा तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो फोटोन कहा गया। फोटोन के गुणधर्म की बात करें तो मेरी बात सुनिएगा, फोटोन के गुणधर्म की बात करें तो ये आता है पेपर में अक्सर, फोटोन के गुणधर्म। तो फोटोन के गुणधर्म की बात करें तो इसके कुछ गुणधर्म हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि फोटोन एक कण माना, छोटे छोटे कणों के रूप में माना, तो कण की जो क्वालिटी होती है वही फोटोन की होती है। फोटोन क्या है मैं आपको बता दूं, तो इधर मैं लिखना चाहूँगा फोटॉन्स, ठीक है। मैं लिख दिया फोटॉन्स, लिखा, अभी बताता हूँ ये भी लिखने का कारण है। और इसके साथ मैं क्या लिखूँ, और फोटोन क्या है, एक कण है। तो आपको पता है कि कण है, कण बहुत छोटे हैं, क्लियर, कण है और कण बहुत छोटे हैं, समझ आ रही बात। तो सुनिएगा, मैं एक एक करके सब बताऊंगा आपको। तो फोटोन की बात करेंगे तो फोटोन क्या है, एक छोटा सा ऊर्जा का पैकेट है। क्या है भाई, ऊर्जा का क्या है, छोटा सा पैकेट है। फोटोन क्या है, ऊर्जा का छोटा सा पैकेट है, ठीक है। तो देखो इसको एक एक करके देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, मैं इसी से एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके पॉइंट। पी, फोटोन एक कण है, मतलब कण है तो उसका संवेग होगा, संवेग पी पहला अक्षर, इसको तो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक, ठीक है। अभी अपन ट्रिक का नाम भी रखेंगे, अभी आप पी लिखे, पी बराबर एच बाय लेमड़ा। तो कहा कि प्रत्येक फोटोन का संवेग होता है और उस संवेग को P बराबर एच बाय लेमड़ा से लिखा जाता है, क्लियर। प्रत्येक फोटोन से संबंधित या प्रत्येक फोटोन में एक संवेग होता है, उसे P बराबर एच बाय लेमड़ा लिखा जाता है, क्लियर भाई यहाँ पे। और दूसरा, अगर संवेग है तो इसमें ऊर्जा भी होगी, तो E बराबर एच न्यू ऊर्जा भी होती है, E बराबर एच न्यू या एच सी बाई लेमड़ा ऊर्जा भी होती है, क्लियर। फोटोन के बारे में चर्चा करी, पी पहला, ठीक है भाई। एच वाला सूत्र तो एच न्यू बोल दो, तो इसको भले दूसरा पॉइंट दे दो, ई बराबर एच न्यू, ठीक है। पहले दो तो इसमें ही आ गए, क्लियर। देखो दो जीरो है, ठीक है, दो जीरो है, वो ये बताते हैं कि फोटोन जो है उसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, जीरो होता है। विराम द्रव्यमान क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बताता है दूसरा पॉइंट कि फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है क्या होता है भाई, विराम द्रव्यमान, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, जीरो। और जीरो क्या होता है, इसका जो है आवेश होता है वो भी कितना होता है, जीरो होता है, अर्थात ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से विचलित नहीं होता है, उदासीन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से विचलित नहीं होता है, क्लियर भाई, मैंने बता दिया, विचलित नहीं होता है। तीन चीज़ें बता दी इसके गुणधर्म। देखो पहला कि फोटोन जो है वह एक कण माना जाता है, तो कण है तो इसमें संवेग और ऊर्जा संचित रहती है, जिनके सूत्र इस प्रकार है। दूसरा कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, दो जीरो है, इसलिए मैं इस नाम से, देखो यही तो होती है ट्रिक, यही तो खासियत है, हर चीज़ को आसान बना दिया। भाई फोटोन आया तो फोटोन की स्पेलिंग लिखी तो फिर आपको याद आएगा कि यार सर ने कुछ ने इसकी ट्रिक बताई थी। पी मतलब संवेग, अच्छा इसमें पी होता है, लिख दो एक लाइन कि इसका संवेग होता है पी बराबर एच बाई लेमड़ा, खत्म बात। दूसरा पॉइंट आपने लिखा कि जीरो, दो जीरो है, सर ने बताया था यार दो जीरो है, दो जीरो, तो सर ने बताया था कि भाई इसका एक तो आवेश जीरो होता है, मतलब उदासीन होता है, और उदासीन होता है इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों से विक्षेपित या विचलित नहीं होता है, वो भी लिख दिया। विराम में इसका द्रव्यमान भी क्या होता है, जीरो, क्योंकि जस्ट ऊर्जा होती है तो इसका द्रव्यमान भी नहीं होता। अब आता है अगला पॉइंट, टी, टी से टक्कर, टी से टक्कर। टक्कर बहुत छोटा कण है,
और मैं 11th क्लास से पढ़ा रहा हूँ कि जब छोटा कण होता है तो टक्कर कैसी होती है, प्रत्यास्थ। तो टक्कर कैसी होगी, प्रत्यास्थ। और टक्कर जब होगी प्रत्यास्थ तो क्या होगा, संवेग व ऊर्जा क्या रहेगी, क्या रहेगी भाई, संवेग। वैसे गतिज ऊर्जा रहती है लेकिन यहाँ अपने को लिखना है संरक्षित रहती है। संवेग और ऊर्जा क्या रहती है भाई, संरक्षित रहती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताएं भाई, ठीक है। कुल संवेग तथा कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। टक्कर होती है, छोटे कणों में टक्कर प्रत्यास्थ होती है। अब टक्कर वर्ड आते हैं आपको पता चलेगा, अच्छा कण है छोटा, कण छोटा है तो टक्कर होगी प्रत्यास्थ। जैसे कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड की गोटियों तक के छोटे कण माने जाते हैं। कैरम बोर्ड, बिलियर्ड्स, पूल, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनको छोटे, इनकी जो टक्कर होती है प्रत्यास्थ मानी जाती है। अपन ने 11वीं कक्षा में पढ़ा है। गैस के कणों में जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ होती है, तो ये भी छोटे कण ही है, इनमें जो टक्कर होगी प्रत्यास्थ होगी। और प्रत्यास्थ होगी तो कुल संवेग और ऊर्जा संरक्षित रहती है, रहेंगे। क्लियर भाई यहाँ तक। अगला पॉइंट एस, तो इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, c बराबर प्रकाश की स्पीड के बराबर। इसकी स्पीड होती है एस से स्पीड, तो इसकी जो स्पीड होती है या इसकी जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, अर्थात c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बोलो बच्चों, मज़ा आ रहा होगा। हर चीज़ की देखो मज़ा आता है। देखो ट्रिक बनाने में मुझे मज़ा आता है और ट्रिक से पढ़ने में आपको भी मज़ा आएगा। मेरे हिसाब से ये टॉपिक इतना बेहतरीन, इतना बेहतरीन, आप पूरा यूट्यूब सर्च कर लो, सब कुछ सर्च कर लो भाई, इतना बेहतरीन, जैसे एक पॉइंट में आपको सब कुछ याद हो जाए, करवाया जा रहा है। बस अब आपको अगर ये क्लासेस लेने में बच्चों मज़ा आ रहा है तो मैं एक चीज़ कहूँगा आपको कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो करना है करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को बताएं और शेयर करें, ताकि बाकी बच्चे जो गांव ढाणी दूर दराज के एरिया में रहते हैं उनको भी इन क्लासेस का फ़ायदा मिल सके, वो भी अपने अच्छे प्रतिशत बना सके और अपने सपनों को साकार कर सके। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी। अब एक पॉइंट रह गया, एन। एन का मतलब है, ये सारा हो गया, तो एन का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। एन का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो ही क्या होते हैं, तीव्रता होती है। तो यदि किसी प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। तो एन से है नंबर ऑफ फोटॉन, एन से क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन, जो कि क्या है, तीव्रता। तो यदि किसी प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, न कि उसकी ऊर्जा। तो आपको पता है तीव्रता और ऊर्जा का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तीव्रता और ऊर्जा का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर भाई। बात करें यहाँ पे तो थोड़ी सी चर्चा एच पे भी कर देते हैं। एच जो कितना होता है, 6.63 × 10⁻⁻14 जूल इंटू सेकेंड, ये अपने निकाला था। और इसको 4.1 × 10⁻⁻15 EVS, क्लियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में H का मान होता है 4.1 × 10⁻⁻15, क्लियर, 4.1 × 10⁻⁻15। आपको याद रखना है तो H है, H को देखो घुमा के संख्या में बदलना चाहो तो कितना बदल सकते हो, तो H देखो ऐसे एकदम से कॉपी करोगे तो ऐसे, क्लियर, और फिर इसको ऐसे मिरर इमेज करोगे तो ये कितना बन जाएगा भाई, 4। इसमें आप दिख रहे हैं ना, ये आप 4 ही एक तरह से मिरर इमेज डबल करेंगे तो H बराबर 4.1 × 10⁻⁻15 EVS होता है। ये भी आपको मान ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने कितने पॉइंट बता दिए आपको, 1 बता दिया, 2 बता दिया, टक्कर बता दिया, 3, टक्कर मतलब बचीड़, मारवाड़ी में अपने बचीड़ होता है, बचीड़। चौथा है आवेश, आवेश 0 मतलब उदासीन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से विचलित नहीं। 5वां और छठा, देखो किताब में 6 पॉइंट, 6 के 6 पॉइंट अपने बेहतरीन तरीके से हो गए। 6 के 6 फोटॉन्स सारे के सारे हो गए भाई, क्लियर। स्पीड मतलब फोटॉन की स्पीड, तो मैंने आपको सारा बता दिया भाई। स्पीड, स्पीड में समझते हो ना, इतनी अंग्रेजी तो आती है यार, साइंस में पढ़ते हो। चाल, ठीक है,
तो इतनी तो अपने को आनी चाहिए भाई। तो फोटॉन्स की अवधारणा भी प्यारे बच्चों समाप्त हो चुकी। इसके सारे जो उदाहरण है मैं आपको एक साथ कराऊंगा, आपको कहीं विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब अपन आ जाते हैं, फोटोन के बारे में पढ़ चुके हैं, इससे पहले अपन प्रयोग भी पढ़ चुके हैं। फोटोन के बारे में पढ़ चुके, इससे पहले प्रयोग पढ़ चुके। अब अपन आइंस्टीन का समीकरण पढ़ते हैं और आइंस्टीन के समीकरण और उस प्रयोग के कॉन्सेप्ट जो है, निष्कर्ष जो है, उनको एक साथ ही पढ़ लेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जो प्रयोग किया था उसके निष्कर्ष और आइंस्टीन के निष्कर्ष क्या करेंगे, एक साथ पढ़ लेंगे। एक ही चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देखिए, आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन, पहले ये पूरा सा बना दो। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, जो मैंने आपको बताया था कि जो अपन पहले एक बार बता चुके हैं। मैं देखो, मैंने एक बार पहले इसलिए आपको बता रखा है प्यारे बच्चों, पहले इसलिए एक बार बता रखा है ताकि देखो चीज़ों को बार बार देखेंगे तो वो याद होता है निश्चित रूप से। देखो मैं बताऊं, चलो आप किसी व्यक्ति से किसी मेले में मिले, आपने 2 मिनट मुलाकात की, बात की, खत्म। 2 मिनट में वो गया, तुम गए, वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, दोनों गए हंसते हंसते। अब हंसने के बाद मान के चलो 1 साल बाद वो वापस आपको भीड़ में कहीं मिल गया, वो कहेगा पहचाना, आप कहोगे नहीं। और कोई लोग हैं जो पहचानते नहीं और पहचाना नहीं किया तो कि हाँ पहचाना, झूठ ही बोल, मेरे को ही बोलना पड़ता है। कोई कहता है कि यार पहचाना नहीं किया, तो कहना पड़ता है हाँ पहचान लिया भाई, पहचाना नहीं, फिर दिमाग में जोर डालो, सोचो भाई कौन है। होता है, क्योंकि जिससे अपन कम मिलते हैं उसकी शकल एक बार में अपने को याद नहीं होती है। जब किसी की शकल जो प्रैक्टिकली आप उससे मिले हो, बात की और उसकी शकल आपको याद नहीं है, मेमोरी में स्टोर नहीं हुई है। मेमोरी चाहती है किसी से अपन कम से कम 10-12 घंटे किसी के साथ बैठे तो उसका इमेज, उसकी जो फोटो है, उसकी शक्ल जो है अपने दिमाग में सेट हो जाती है। तो जब 2 मिनट मिलने से, 5 मिनट मिलने से किसी की शक्ल अपने दिमाग में नहीं रहती जो अपन प्रैक्टिकली वहाँ मौजूद है, तो 2-5 मिनट देखने से कोई चीज़ आपको कैसे याद रहेगी? उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। 2-5 मिनट अपने दिमाग में रखने से काम नहीं चलेगा, बार बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें दिमाग में बैठती रहेगी। कोशिश करते रहे। तो टॉपिक है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत की समीकरण। भाई आइंस्टीन भाई साहब जो हैं, इनकी प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ रहे हैं हम। और मैं आपको बता चुका हूं कि 1905 में इन्होंने क्या किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सैद्धांतिक पुष्टि करी थी। भाई सैद्धांतिक पुष्टि करी थी। तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी जो गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, आइंस्टीन साहब ने क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से, कि जब किसी सतह पर इलेक्ट्रॉन फोटोन आपतित होते हैं तो सतह के निकट जो इलेक्ट्रॉन है उनको अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर या सतह की ओर गतिमान होते हैं और बाहर आ जाते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन फोटोन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर बिना किसी अन्य टक्कर के बाहर आते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। मतलब ऐसा नहीं है, देखो सतह है, सुनिएगा, सतह है, सतह से इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम, लेकिन कोई पीछे से आया तो वो 1-2 टकरा करता हुआ आएगा, तो मतलब कुछ ऊर्जा का अपना नुकसान करता हुआ आएगा, तो अब उसकी गतिज ऊर्जा जो है थोड़ी सी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसको आप समझने की कोशिश करिए। तो अपन लिखेंगे आइंस्टीन के अनुसार धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा व कार्यफलन के अंतर, मतलब E - फाई
गतिज ऊर्जा मतलब के मैक्सिमम लिख देता हूँ, के मैक्सिमम के बराबर होती है, के बराबर होगी, अर्थात उसने क्या कहा, के मैक्सिमम जो है वो होगी E माइनस फाई के। मतलब जो गतिज ऊर्जा फोटोन की आ रही है और कार्यफलन उसको माइनस कर दो तो बची हुई क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। इसको पुनः अपन लिख सकते हैं, पुनः इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, ये हो जाएगा h न्यू और ये हो जाएगा h न्यू नॉट, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अपन इसको पुनः लिख सकते हैं कि E को h न्यू लिखें, माइनस फाई करें और के मैक्सिमम करें, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और h न्यू जो है इसको मैं फाई प्लस के मैक्सिमम भी लिख सकता हूँ। तो ये समीकरण एक ही है, उसको बार बार घुमा के लिखा जा रहा है। तो आपको तो भाई एक समीकरण याद रखनी है, ये वाली, ये रखो, या इसी का ही दूसरा रूप है E बराबर फाई प्लस के मैक्सिमम। क्लियर? या ये याद रखो, तो E बराबर फाई प्लस के मैक्सिमम जो समीकरण है, क्लियर, E बराबर फाई प्लस के मैक्सिमम, ठीक है। अब अपन क्या करें, के मैक्सिमम का मान भी अपने को पता है निरोधी विभव के पदों में। के मैक्सिमम बराबर कितना होता है, ई वी नॉट, जहाँ वी नॉट क्या होता है, निरोधी विभव, वी नॉट क्या होता है, निरोधी विभव। तो वापस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई बराबर फाई प्लस एच फाई प्लस ई वी नॉट। देखो वापस देखिए, वापस वापस सब भूल जाओ। ई बराबर फाई प्लस के मैक्सिमम, ये अपन ने पढ़ा था। इसके परिभाषा के पदों में ऐसे लिख सकते हैं, के मैक्सिमम बराबर ई माइनस फाई। अब इधर देखिए, के मैक्सिमम को गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, ई एच न्यू लिख सकते हैं, और फाई को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, के मैक्स, इसको मैंने क्या लिखा, एच न्यू, तो ये एच न्यू माइनस फाई इधर आ गया, के मैक्सिमम इधर आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये आ गया, फाई को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। दूसरे पदों में जो अपन ने पहले पढ़ा था वो ये ई बराबर फाई प्लस के मैक्सिमम, ऐसे भी लिख सकते हैं। के मैक्सिमम बराबर, देखो परिभाषा जो बनेगी उसके लिए एग्जैक्ट समीकरण ये रहेगी, ये ध्यान रखना। के मैक्सिमम क्या है, ई वी नॉट, ई बराबर फाई प्लस ई वी नॉट। चलो और करते, ठीक है। ई बराबर फाई प्लस ई वी नॉट, कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे ही थोड़ा सा एक डेरिवेशन, वी नॉट निरोधी विभव है, इसको मैं सेलेक्ट करके रख देता हूँ ऊपर। नहीं यार, चलो हटाओ इसको, गया, जादू हो जाता कभी कभी, जादू से मेहनत पे जादू हो जाए कभी ऐसे। तो यहाँ पे वी नॉट अपन बता सकते हैं, यहाँ पे वी नॉट क्या है, निरोधी विभव है, निरोधी विभव, यहाँ बता देता हूँ, जगह थी एडजस्ट कर दिया। अब ई क्या है, एच न्यू, ये क्या है, एच न्यू नॉट, और ये क्या है, ई वी नॉट। अब मैं क्या करूँ, ई वी नॉट को एक साइड में लाता हूँ, क्लियर, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है। चलो अब लाने, किसी को देखो, मतलब किसी को कुछ भी अदला बदली करो फॉर्मूला बनेगा। ये डिफरेंट टाइप का फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले अपन कहाँ तक कर पाएंगे। चलो आप कह रहे हो तो एक कर ही देते हैं, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, जो मान दिया हुआ वो रखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये सब जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे, किस में होंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे। अगर कोई जूल में हो तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे करेंगे। इस पूरे पे आएगा क्या, आंकिक प्रश्न, क्या आएगा भाई, आंकिक प्रश्न, ये ध्यान रखना। तो इस पे आंकिक प्रश्न की प्रैक्टिस आप करिए, मैं भी आपको करवाऊंगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के बाद देखें, पुनः आइंस्टीन समीकरण से, आइंस्टीन की समीकरण क्या है, के मैक्सिमम बराबर ई माइनस पाई, के मैक्सिमम बराबर ई वी नॉट
कॉमा ई बराबर एच न्यू व फाई बराबर एच न्यू नॉट रखने पर, तो ये हो जाएगा ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस, अगर वो रखना चाहे तो उसको रखें, नहीं तो फाई ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा, चलो चलने देते हैं। एच न्यू नॉट, अलग अलग डेरिवेशन है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ई से दोनों तरफ उधर भाग दे दिया, ये थोड़ा सा घुमा हुआ रहेगा तो न्यू रहेगा, और ये सीधा सीधा रहेगा, इधर इधर वाली टांग दिखनी, टांग इधर वाली टेढ़ी है तो आवृत्ति है, सीधी टांग है तो निरोधी विभव है, तो इधर एच ई और आ जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया भाई, या एच न्यू नॉट की जगह फाइव भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों एक बार देखो इस डेरिवेशन को, ये बड़े काम की चीज़ है, जल्दी से देखिए। चाय की चुस्कियों की आवाज़ आएगी इसलिए यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब अगर मेरे को वी नॉट और न्यू में ग्राफ बनाना है प्यारे बच्चों, सुनना, वी नॉट और न्यू में ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सुनिएगा मेरी बात को, मैंने क्या बोला। अब मुझे यदि इसका टॉपिक का नाम भी मैं रख देता हूँ, मैंने इसमें टॉपिक का नाम नहीं रखा इसलिए मैं इसको मूव करता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक का नाम रख देता हूँ। टॉपिक का नाम है वी नॉट व न्यू निरोधी विभव आवृत्ति में ग्राफ के मध्य, पूरा लिखूं, के मध्य, शुद्ध हिंदी में लिखा के मध्य आलेख। अगर आलेख बनाना है तो क्या करेंगे, ठीक है, तो अपन ये आ गया भाई, ठीक है। अब मेरे को इन दोनों में ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए काम की चीज़ कौन कौन सी है भाई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से, एक तो काम की चीज़ ये है और एक ये है। तो अब क्या करेंगे, 1 2 3, उपरोक्त समीकरण एक सरल रेखा की समीकरण है, एक सरल रेखा की समीकरण है, अतः इसकी y बराबर mx प्लस सी से तुलना करने पर, करो भाई तुलना, तो जब तुलना करेंगे तो y बराबर mx प्लस सी से, तो y की जगह ये आ गया, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो तुलना क्या होगी, देखिए ध्यान से, तुलना मैं बताता हूँ आपको, देखो टक, ये देखो, ये तुलना ये हुई, मार्कर चला रहा हूँ, थोड़ा लाइट चला रहा हूँ, ठीक है ना, चलो डार्क चला देते हैं। देखो ये हो गया v, ये हो गया m, ये हो गया x, और ये पूरा तामझाम पीछे वाला क्या हो गया c। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तुलना करने से दिख रहा है, तो बहुत बढ़िया, दिखना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, अतः y बराबर वी नॉट, y बराबर वी नॉट, m बराबर h बट्टा ई, x बराबर न्यू, और c बराबर माइनस का h न्यू नॉट बट्टा ई। ये मैंने तुलना कर दी, अतः तुलना करने पर ये अपने को प्राप्त होता है, क्लियर, प्राप्त होते हैं।
अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। ध्यान से सुनिएगा। प्राप्त होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो है h का मान नियत, e का मान नियत, तो इसका जो मान है वो सदैव क्या आएगा भाई, नियत आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? आपके लिए कोई भी ग्राफ बनाएंगे उसके लिए जो ढाल आएगा वो सदैव कैसा आएगा प्यारे बच्चों, नियत आएगा। क्या आएगा, नियत आएगा। क्यों? क्योंकि h और e दोनों ही क्या है, नियत है। ठीक है। और इसका अगर मान निकालना चाहें अपन, तो इसका मान आएगा 4.1 इंटू 10 की घात -15 कुछ। इसका जो मान आएगा कितना आएगा, 4.1 इंटू 10 की घात -15, जो कि क्या है, नियत है। मतलब कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, कोई भी धातु हो उसके लिए m का मान इतना आएगा, जो कि क्या है, एक नियत है। क्या है भाई, नियत है। ध्यान से सुनिएगा। और ये जो है ये दहली आवृत्ति पर निर्भर करता है। C जो है अंतखंड, 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 और ये है ढाल, m जो ढाल है। ढाल तो क्या है, नियत रहेगा किसी भी केस में। अंतखंड जो है न्यू नॉट पे डिपेंड करेगा, और न्यू नॉट फाई पे निर्भर करेगा। मतलब यह किस पे, पदार्थ पे निर्भर करेगा, पदार्थ पर निर्भर करेगा। मतलब अलग अलग पदार्थ के लिए अंतखंड अलग अलग हो सकता है, लेकिन अलग अलग पदार्थ के लिए ढाल जो है क्या होगी, समान होगी। मतलब जितने भी अलग अलग पदार्थों के लिए ग्राफ बनाएंगे वो सब रेखाएं जो होगी वो समांतर होगी। क्लियर? अब अपन इसको करने की कोशिश करते हैं। शेप लेते हैं। अंतखंड है इसलिए थोड़ा सा इस तरह से बनाया गया। अब देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ कुछ यूं बनेगा, जिसको पीछे बढ़ाने पर ऐसे, ये अंतखंड, ये ऐसे सीधा ग्राफ जाएगा। ग्राफ आप देख रहे हो ध्यान से, ये है V नॉट y की जगह, ये है आवृत्ति, ध्यान से देखिएगा, ये है निरोधी विभव। ऐसा ग्राफ अपने पहले देखा था और मैंने बताया था, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये निरोधी विभव या अंतक विभव। ठीक है, ग्राफ आया कुछ ऐसे। इसका जो ये ढाल है m, ये है h/e, जो कि क्या है, नियत है सभी ग्राफ के लिए। अगर किसी और के लिए बनाना हो तो उसके लिए रेखा अगर बनानी हो तो ये ऐसे समांतर बनेगी। अंतखंड अलग आएगा, ऐसे मैं बना सकता हूँ, सीधी सीधी समांतर रेखाएं आएगी। लेकिन मेरे को यहाँ पे अभी एक ही एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने बना दिया। ठीक है। अब आप देखिए इस पूरे फॉर्मूले में, सुनिएगा, इस पूरे फॉर्मूले में V नॉट अगर मैं जीरो करूँ तो वह मान जहाँ पे V नॉट जीरो है तो V नॉट जीरो हुआ, तो ये इधर आ गया, h/e से कट गया, तो न्यू बराबर न्यू नॉट। तो किस आवृत्ति पे निरोधी विभव जीरो होगा, वो आवृत्ति होगी न्यू नॉट। तो ये जो कटिंग बिंदु है ये है न्यू नॉट। मैं वापस बोल रहा हूँ कि किस आवृत्ति पे V नॉट जीरो होगा। तो मैंने कहा इसका मान चाहिए, जब ये जीरो तो मैंने रखा जीरो, जब ये जीरो है तो h/e कट गया, तो न्यू बराबर न्यू नॉट। तो न्यू बराबर न्यू नॉट लिख सकते हो आप अगर लिखना चाहो तो। न्यू बराबर न्यू नॉट, ये बिंदु जो है न्यू नॉट का है। ये आपका ग्राफ बन गया प्यारे बच्चों। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि V नॉट व न्यू के मध्य आलेख इस तरह से प्राप्त होता है। और इसी आलेख के सहायता से मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग जो है उससे E/m का मान सत्यापित होता है। मिलिकन का जो तेल बूंद प्रयोग है, क्लियर, इसी के आधार पे सत्यापित होता है। तो ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अभी तक ये सारे टॉपिक जो अपन ने पढ़े हैं वो सब सिलेबस में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जब आएगा तब देखा जाएगा। क्लियर भाई? तो इसी प्रयोग से या इसी ग्राफ से मिलिकन ने इसके ऊपर प्रयोग किया और इससे मिलिकन ने एच की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करी। किसने? मिलिकन ने एच की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की, और वो जो एच की वैल्यू इसने मिलिकन ने एच की वैल्यू फाइंड की वो ओरिजिनल एच की वैल्यू के बिल्कुल सेम थी। इस प्रकार मिलिकन ने इस विधि के द्वारा, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग था उसके दौरान, तो इसी प्रयोग के द्वारा मिलिकन ने क्या किया? आइंस्टीन के प्रयोग की पुष्टि करी। क्या कहा कि भाई आइंस्टीन साहब ने जो की है खोज वो बिल्कुल सही है। यहाँ तक हो गया मेरे हिसाब से। तो प्यारे बच्चों, तो इसके आधार पे प्रायोगिक प्रेक्षण जो है, निष्कर्ष जो है, वो अपन निकालने की कोशिश करेंगे। कितने प्रायोगिक निष्कर्ष तो मैं शॉर्ट में यहाँ बताता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण और इसके जो प्रकाश विद्युत प्रभाव, या मैं पूरा चलो नए पेज से लिख देता हूँ, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग के प्रायोगिक प्रेक्षण या प्रायोगिक निष्कर्ष। प्रायोगिक निष्कर्ष, अब ये चाहे प्रयोग से मान लो या आइंस्टीन साहब के द्वारा दिए हुए मान लो, कुछ भी मान लो। पहला मैं अपनी भाषा में लिखा रहा हूँ, सुनेगा। पहला बिंदु ये कहा कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तब ही उत्सर्जित होगा जब उसके लिए ये शर्त फॉलो होगी। उन्होंने कहा कि जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। पहला बिंदु, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रभाव प्रयोग के प्रायोगिक निष्कर्ष, पहला पॉइंट, ठीक है। तो न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा, सुनिएगा पहली चीज कि यदि जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होगी तो ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर? दूसरा, आपतित प्रकाश, देखो मैंने ये बता, पहली कंडीशन सीधी है। दूसरी आपको पता, आई डिपेंड्स ऑन आई बताया था मैंने। क्लियर? तो इस पे लिखते हैं, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर या अपन लिख देते हैं इसको कैसे भी, या लैंग्वेज में किस में लिखो, इसको बढ़ाने पे ये बढ़ती है या ये इस पर निर्भर करती है, एक की बात है। तो प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है तथा धारा
आवृत्ति धारा प्रकाश विद्युत पूरा लिख दो धारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। कि अलग अलग किताबों में थोड़ा लैंग्वेज अलग हो सकता है, बाकी कोई नहीं करती है। ठीक है। तीसरा, वापस इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की लिख दूं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। लेकिन तीव्रता पर नहीं। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, वापस देखें भाई, वापस देखें जो बताया था। पहली शर्त तो ये है कि दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होगी तो ही उत्सर्जन होगा। पहली बात तो ये कान खोल के सुन लो भाई। किसने कहा? आइंस्टीन ने कहा, या बाकी वैज्ञानिक जिन्होंने प्रयोग किया प्रकाश विद्युत प्रभाव का, उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई आई डिपेंड्स ऑन आई है, आई पे निर्भर करता है। यदि आई बढ़ाएंगे तो ये आई बढ़ेगा, मतलब तीव्रता बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, और कुछ भी बढ़ाओगे तो धारा नहीं बढ़ेगी भाई। मतलब अगर आप आवृत्ति बढ़ाओगे तो धारा नहीं बढ़ेगी। तो अपन कह सकते हैं ऐसा कोई संबंध इन दोनों में नहीं है। तो तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ाने पर धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ प्रयोग भी कर चुके, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की बात करी। ठीक है, गतिज ऊर्जा निरोधी विभव आपको पता एक ही बात है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, आपको पता है निरोधी विभव या गतिज ऊर्जा एक ही बात है। मेरे हिसाब से यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, या इसकी जगह पे और गतिज ऊर्जा भी लिख सकते हो, या अपन लिख सकते हैं निरोधी विभव लिख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। क्या लिखे? निरोधी विभव। निरोधी विभव जो है, निरोधी विभव V नॉट, याद रखना, निरोधी विभव V नॉट आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, निरोधी विभव V नॉट आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। क्लियर भाई? निरोधी विभव के लिए आपको ये ध्यान रखना है। निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर, आवृत्ति लिखना था, ये पूरा पॉइंट मैंने गड़बड़ लिख दिया, दो जगह लिख दिया ना, तीव्रता इधर भी लिख दिया था उधर भी लिख दिया था। बोलना मैं चाह रहा था लेकिन लिखा ऐसे गया। तो ध्यान से देखिए, निरोधी विभव जो है, या इसकी जगह गतिज ऊर्जा भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, निरोधी विभव जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है लेकिन तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ये अपन ने, मैंने बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था, लाल कलर से लिखे, न्यू डिपेंड्स ऑन, या न्यू डिपेंड्स ऑन V एंड V नॉट, या V एंड V एन डिपेंड्स ऑन न्यू, आवृत्ति पर निर्भर करते हैं ये, लेकिन तीव्रता पर निर्भर नहीं करते। आपस में इनका संबंध नहीं होता है। ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ाओगे तो ये नहीं बढ़ेगा, और ये बढ़ाओगे तो ये नहीं बढ़ेंगे। मतलब अगर मैं तीव्रता बढ़ाऊंगा तो वेग और निरोधी विभव नहीं बढ़ेगा। अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। और यदि मैं आवृत्ति बढ़ाऊंगा तो धारा नहीं बढ़ेगी।
और ये बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ाऊंगा तो ये दोनों बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चौथा है कि काल पश्चता नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि पूरे प्रयोग के दौरान क्या होता है, शॉर्ट पूरा पढ़ लेना, मैं बता रहा हूं। फोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संगत के बाद दौरान काल पश्चता, तो इतना सेकंड है ना, काल पश्चता नहीं होती है। काल पश्चता क्या है, नहीं होती, आपको याद रखना। बाकी तो आप पूरा डिटेल में बुक से एक बार पढ़िए, मैंने मेन 4 पॉइंट बता दिए। भाई काल पश्चता नहीं होती है, इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, फोटोन आया, उसने ऊर्जा दी, एक बार में पूरी ऊर्जा नहीं मिली तो अगला फोटोन आया, उसने दी, दोनों ने मिलके जोड़ बाकी कर गए और ऊर्जा दे दी और उसको निकाल दिया। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन है, फोटोन आया, टक्कर हुई, ऊर्जा ले ली, अगर उचित ऊर्जा है, कार्यफलन से अधिक है तो निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। दो ही चीज़ें, यस और नो, बस क्लियर बात। काल पश्चता नहीं होगी, दो ही चीज़ें होती है, या तो यस या नो, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, खत्म। ऐसा नहीं है कि एक आया, उसने थोड़ी ऊर्जा दी, दूसरा फोटोन आया, उसने थोड़ी ऊर्जा दी, जोड़ होके फिर निकल गया, इतना टाइम नहीं है। तो 4 पॉइंट यहाँ पे बेटा मेन अपन देखें। 4 पॉइंट क्या है, देखिए 4 पॉइंट ये निष्कर्ष प्रायोगिक कि भाई पहला है, अब मैं क्या कहूँ कि ये अगर इससे ज़्यादा है, इसका मतलब निश्चित रूप से इसके, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ई ज़्यादा है फाई से। जब ई ज़्यादा है फाई से तो गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होनी है, पॉजिटिव। तो कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है गतिज ऊर्जा पॉजिटिव होती है, तो होगी। गतिज ऊर्जा कभी नेगेटिव होती नहीं है, वो तो सबको ही पता है, क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती है, तो सबको ही पता है। गतिज ऊर्जा 0 और के मैक्सिमम के बीच होती है, तो सीधी सी बात है कि गतिज ऊर्जा नेगेटिव होती नहीं है, और जो नेगेटिव नहीं होता वो क्या हो सकता है, 0 से पॉजिटिव तक, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साधारण सी चीज़ें हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक निष्कर्ष जो है वो 4 निष्कर्ष अपन ने यहाँ पे लिख दिए। मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखे, किताब से आप पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने आप को जैसे समझाने की कोशिश की है, आसान भाषा में मैंने इसको समझाने की आपको पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जितना भी पढ़ाया जाता है बच्चों घर पे मन लगा के पढ़िए। ऐसा नहीं है कि यार बाद में पढ़ लेंगे, एक साथ कुछ नहीं होता। अगर क्रिकेट में 20-20 चल रहा है और सोच ले कि लास्ट के 4-5 ओवर में सब कुछ कर लेंगे तो रन बनेंगे क्या? पहले 15 में थोड़े थोड़े तो बनाने पड़ेंगे, लास्ट में 5 में थोड़ा तेजी से। तो एग्जाम से पहले थोड़ा थोड़ा तो करते चलो। जितना पढ़ाया जाता है भाई एग्जाम टाइम में तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, पूरे के पूरे 17 चैप्टर। और फिजिक्स में तो 17 पे खतरा। तो उस खतरे से बचने के लिए आप अभी से पढ़ाई शुरू करें। इसी के साथ धन्यवाद।